नमस्कार, मैं रवि शाह आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्कूल फॉर अकाउंटेंट्स में। अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हमारी सारी वीडियो आप तक पहुंच सके। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, नीचे मैंने आईडी मेंशन कर दी है। आज हम कुछ स्पेशल एंट्रीज को डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन डिस्कस करने से पहले अगर आपने हमारा जनरल एंट्रीज की वीडियो नहीं देखी है, जिसमें मैंने बताया हुआ है आपको कि जनरल एंट्रीज कैसे पास करते हैं, उसका फॉर्मेट क्या होता है, तो आप हमारी वीडियो को जाके देख सकते हैं। लिंक मैंने आई बटन पे दे दिया है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट है कि जनरल एंट्रीज होती कितने टाइप के हैं। जनरल एंट्रीज बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं। पहला होता है सिंपल जनरल एंट्रीज और दूसरा होता है कंपाउंड जनरल एंट्रीज। सिंपल जनरल एंट्रीज का मतलब है कि जब कोई ट्रांजैक्शन दो अकाउंट को इफेक्ट करता है तो उसे कहते हैं सिंपल जनरल एंट्रीज। और कंपाउंड जनरल एंट्रीज का मतलब होता है जब दो से ज़्यादा अकाउंट को इफेक्ट कोई ट्रांजैक्शन करता है तो उसे कहते हैं कंपाउंड जनरल एंट्रीज। तो चलिए इसे एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। जैसे हमने सेल किया है कैश में, तो इसकी एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। अब मैं कहूँ कि मैंने सेल किया है 10,000 रुपये का, जिनमें से 7,000 रुपये मैंने कैश में सेल किया है और 3,000 रुपये मैंने क्रेडिट में सेल किया है। तो इसमें कितने अकाउंट इफेक्ट होंगे, इसमें 3 अकाउंट इफेक्ट होंगे। पहला होगा कैश अकाउंट डेबिट 7,000 से, फिर होगा डेटर, जो भी डेटर का नाम होगा, डेटर 3,000 रुपये से, और टू सेल 10,000 रुपये। इसमें कितने अकाउंट होते हैं, इसमें 3 अकाउंट हो रहे हैं। तो 3 अकाउंट की जो एंट्री होती है उसे कहते हैं कंपाउंड जनरल एंट्रीज। ये था हमारा टाइप्स ऑफ जनरल एंट्रीज। अब हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ स्पेशल ट्रांजैक्शन को कि इनकी ट्रांजैक्शन, इनकी जनरल एंट्रीज हम कैसे पास करेंगे। तो आइए देखते हैं। डिस्काउंट, डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट कस्टमर को दिया जाने वाला कंसेशन है। तो डिस्काउंट कितने तरह के होते हैं, डिस्काउंट 2 तरह के होते हैं, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, ट्रेड डिस्काउंट होता है बेसिकली जो हर किसी को दिया जाता है। बेसिकली ये ट्रेड के नॉर्म्स होते हैं। जैसे किसी भी प्रोडक्ट का MRP 100 रुपीज़ है। अब ट्रेडर ये कहता है कि कोई भी हमसे अगर प्रोडक्ट परचेज करता है तो क्या होगा, हम उसे 20% का डिस्काउंट देंगे। यानी 100 रुपीज़ पे 20% का डिस्काउंट हो गया आपका 20 रुपीज़। यानी अगर कोई भी हमसे प्रोडक्ट परचेज करता है तो 80 रुपीज़ में हम प्रोडक्ट को सेल करेंगे। तो ये 20 रुपीज़ क्या है, ये 20 रुपीज़ कहलाता है हमारा ट्रेड डिस्काउंट, जो कि हर किसी को दिया जाता है। तो इसकी एंट्री क्या करते हैं, इसकी कोई भी एंट्री नहीं करते हैं। हम जब एंट्री करेंगे कैश की तो हम नेट 80 रुपीज़ से एंट्री करेंगे। सपोज मैंने 100 क्वांटिटी मिस्टर ए से परचेज करी है, जिसकी MRP 100 रुपये है और उस पर डिस्काउंट 20% है। तो हम इसकी एंट्री क्या करेंगे, हम करेंगे इसका कैश अकाउंट डेबिट स्लैश, अगर कैश में लिया है तो कैश, और अगर क्रेडिट पे लिया है तो डेटर का नाम डेटर्स अकाउंट डेबिट। 100 क्वांटिटी है इसकी तो 8,000 रुपीज़ टू सेल अकाउंट 8,000 रुपीज़ से हम क्रेडिट कर देंगे। ये हमारा जनरल एंट्रीज पास होता है ट्रेड डिस्काउंट के केस में। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट बेसिकली क्या होता है, कैश डिस्काउंट कैश पेमेंट पे दिया जाने वाला डिस्काउंट है। अब कैश डिस्काउंट की एंट्रीज हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं
कि कैश डिस्काउंट क्या है। इसी एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं। मिस्टर ए ने कहा है कि अगर कोई कस्टमर हमें ऑन द स्पॉट पेमेंट करता है कैश की, तो हम उसे एडिशनल 10% देंगे ऑन एमआरपी। अगर तो मिस्टर ए के पास क्लाइंट आते हैं जो कैश पेमेंट करने के लिए रेडी हैं, तो उनके लिए ये सेम प्रोडक्ट कितने का पड़ेगा, उनके लिए सेम प्रोडक्ट पड़ेगा 10%। अगर हम और डिस्काउंट देते हैं तो उनके लिए हो जाता है ये यानी 70 रुपीज का। 80 में से 10 और माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 70 रुपीज। अब इसकी एंट्री क्या करेंगे, अब इसकी एंट्री मिस्टर ए के बुक्स में करेंगे कैश अकाउंट डेबिट 7000, डिस्काउंट अलाउड मिस्टर ए के लिए एक्सपेंस है कितने का, 1000 रुपीज का। 100 रुपए की एमआरपी है, 100 रुपए पे 10% होता है 10 रुपए, और 100 पीसेस परचेज कर रहे हैं तो 1000 रुपीज हो जाता है। और टू सेल ये यहाँ कितना होगा, 8000 रुपीज। ये कैश डिस्काउंट के केस में हम इस तरह से एंट्री को पास करेंगे। अब सेकंड केस ये भी हो सकता है इसमें कि सपोज मिस्टर ए ने मिस्टर बी को सेल कर दिया है गुड्स को और 1 मंथ का क्रेडिट पीरियड दिया हुआ है, तो उस केस में क्या करेंगे कि मिस्टर ए ने एक स्कीम निकाली जिससे वो कहता है अगर मिस्टर बी हमें पेमेंट कर देते हैं क्रेडिट पीरियड विथ इन ए क्रेडिट पीरियड यानी 1 महीने के अंदर यानी 15 दिन में आप पेमेंट कर देते हो, जो कि आपको 30 दिन में पेमेंट करनी थी, तो हम आपको 5% का एडिशनल डिस्काउंट देंगे। 5% देंगे किनका, जो आपकी सेल वैल्यू है। यहाँ एमआरपी की अब बात नहीं हो रही, अब बात हो रही है सेल वैल्यू की, जितने का हमने आपको गुड्स बेचा हुआ है। तो इन्होंने पहले बेचा हुआ था 8000 में, तो 8000 का 5% होता है आपका 400। अगर मिस्टर बी 15 दिन में पेमेंट कर देते हैं तो मिस्टर ए 5% का एडिशनल डिस्काउंट अलाउ करेंगे। और अब मिस्टर बी ने उन्हें पेमेंट कर दिया है, तो मिस्टर ए अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेंगे, मिस्टर ए अपनी बुक्स में एंट्री करेंगे। अब मिस्टर ए अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेंगे, मिस्टर ए अपनी बुक्स में एंट्री करेंगे मिस्टर ए ने कैश रिसीव किया है, तो कैश अकाउंट डेबिट कितना 7600, क्योंकि 8000 में 5% उन्होंने कैश डिस्काउंट अलाउ किया है मिस्टर बी को, तो 7600 कैश रिसीव कर रहे हैं और 400 उन्होंने डिस्काउंट दिया है कैश डिस्काउंट, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 400 टू मिस्टर बी अकाउंट 8000 रुपीज। ये एंट्री पास करेंगे क्रेडिट अगर हमने पहले सेल कर दिया है और उसके बाद अगर हम कैश डिस्काउंट अलाउ करते हैं तब। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, रिबेट अलाउड। रिबेट अलाउड क्या होता है, बेसिकली रिबेट अलाउड भी एक डिस्काउंट होता है जो कि हम अपने कस्टमर को देते हैं। सपोज मिस्टर ए ने मिस्टर बी को सेल किया और ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन गुड्स में डैमेज हो जाता है, तो उस केस में मिस्टर ए मिस्टर बी को दिस रिबेट अलाउ कर सकते हैं, वो उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। अगर मिस्टर ए ने मिस्टर बी को अगर रिबेट अलाउ कर दिया तो क्या एंट्री करेंगे, आइए समझते हैं। अब एग्जाम्पल को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। मिस्टर ए ने सेल किया है मिस्टर बी को 10,000 रुपीज, जिनमें मान लेते हैं ट्रेड डिस्काउंट 20% का है, तो 2000 रुपये 8000 में सेल किया। अब मिस्टर ए ने मिस्टर बी को गुड्स को ट्रांसपोर्ट किया है, जिसमें कि ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन कुछ गुड्स डैमेज हो गए हैं। अब डैमेज होने के कारण मिस्टर बी ने मिस्टर ए से बात किया और मिस्टर ए ने रिबेट अलाउ कर दिया
₹1000 का। तो अब एंट्री क्या होगी इसकी, अब एंट्री होगी रिबेट अलाउड अकाउंट डेबिट ₹1000 से। रिबेट अलाउड हमारे मिस्टर ए के लिए क्या है, एक्सपेंस है, टू मिस्टर बीज अकाउंट ₹1000। ये हमने एंट्री कर दी पास मिस्टर ए के बुक्स में। अब जैसे मिस्टर ए के लिए सेल, मिस्टर बी के लिए क्या होता है, परचेज, वैसे ही जो मिस्टर ए के लिए एक्सपेंस है वो मिस्टर बी के लिए क्या होगा, इनकम। तो अगर हम सेम चीज मिस्टर बी के बुक्स में मेंटेन करना चाहें तो कैसे करेंगे, मिस्टर एज अकाउंट डेबिट ₹1000 से। क्रेडिटर हमारा क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और मॉडर्न अप्रोच के थ्रू जब क्रेडिटर कम होता है तो उसे डेबिट करते हैं। टू डिस्काउंट यहाँ अलाउ किया था और यहाँ पे मिस्टर बी ने क्या किया है, रिसीव, तो रिबेट रिसीव्ड अकाउंट ₹1000 से इसे क्रेडिट करेंगे, और इनकम को हमेशा क्रेडिट करते हैं, ये नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स क्या होता है, बैड डेब्ट्स होता है जो पैसा हमारा डूब गया है। सपोज मिस्टर ए ने गुड्स को सेल किया ₹8000 में मिस्टर बी को क्रेडिट पे, लेकिन मिस्टर बी क्या हो गए, इंसॉल्वेंट हो गए, दिवालिया घोषित हो गए। तो अब क्या होगा, अब ये होगा कि मिस्टर ए के पैसे डूब गए। अब इसकी एंट्री पास करेंगे, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू मिस्टर बीज अकाउंट। कितने से, ₹8000 से, क्योंकि 8000 का गुड्स सोल्ड किया है। बैड डेब्ट्स क्या है, बैड डेब्ट्स मिस्टर ए के लिए एक तरह से एक्सपेंस है, और डेटर को कम कर दिया हमने, कम करने के लिए हम क्या करेंगे, इसे क्रेडिट करेंगे। तो ये बैड डेब्ट्स की एंट्री हो गई। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डोनेशन और गुड्स डोनेटेड, यानी हमने एनजीओ में मिस्टर ए ने गुड्स को डोनेट कर दिया। सपोज मिस्टर ए का सॉफ्ट टॉयज का बिजनेस है और एनजीओ को उन्होंने खिलौने कुछ डोनेट कर दिए हैं। तो अब इस केस में क्या करेंगे, इस केस में हम एंट्री पास करेंगे, जो ट्रांजैक्शन है हम सेम वर्ड यूज करेंगे, डोनेशन अकाउंट डेबिट। एज्यूम कर लेते हैं कि ₹10,000 का गुड्स डोनेट किया है टू परचेज अकाउंट, कितने से, ₹10,000 से। अब डोनेशन क्या है, डोनेशन मिस्टर ए के लिए एक्सपेंस है तो इसे हमने डेबिट कर दिया। और परचेज, जब भी हमारा गुड्स, हम बेसिकली हम गुड्स को परचेज करते हैं उन्हें सेल करने के लिए, लेकिन कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं, कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन होते हैं जिसमें कि हम रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाते हैं। वो क्या होते हैं, वो सर्कमस्टांसेस, पहला होता है डोनेशन, दूसरा होता है अगर हमने गुड्स को सैंपल के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, या फिर हमारे स्टॉक में गुड्स में आग लग जाए या चोरी हो जाए। इन सारे केसेस में क्या होता है, इन तीनों केसेस में होता है कि पर रेवेन्यू जनरेट नहीं हो पाता है, हमारे स्टॉक का लॉस हो जाता है। तो इस केस में क्या करते हैं, इस केस में हम परचेज, जब हम परचेज करते हैं तो क्या एंट्री करते हैं, परचेज करते हैं तो हम एंट्री करते हैं परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। अब इस केस में क्या है, इस केस में हम रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रहे, तो ये जो हमने परचेज को डेबिट किया है हम इसी को क्रेडिट कर देते हैं। तो परचेज इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, क्रेडिट किया है। अब इन तीनों की एंट्री सेम होती है। गुड्स डोनेशन किया है तो डोनेशन अकाउंट डेबिट टू परचेज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स बाय सैंपल, तो यहाँ पे हम लिख देंगे
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स बाय सैंपल अकाउंट डेबिट टू परचेज, या फिर हम सैंपल अकाउंट डेबिट टू परचेज भी कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है लॉस ऑफ गुड्स बाय थेफ्ट और फायर। इसकी भी सेम एंट्री होती है, लॉस ऑफ गुड्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। इन तीनों की सेम ट्रीटमेंट होती है, बस डेबिट अलग अलग होते हैं अकॉर्डिंग टू ट्रांजैक्शन। अब इसमें क्या होता है, इसमें और एक पॉइंट आ सकता है, जैसे हमने गुड्स को तो रिवर्स कर दिया, जो भी हमने परचेज किया था हमने रिवर्स कर दिया, बट क्या होता है, एक केस हो सकता है कि हमने अगर गुड्स का इंश्योरेंस करा रखा हो। इस केस में तो कोई इंश्योरेंस नहीं हो सकता, इंश्योरेंस नहीं मिल सकता, क्योंकि ये हमने अपनी मर्जी से सेल किया है, मर्जी से सामने वाली पार्टी को दिया है। लेकिन जो जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं होता उसका क्या होता है, इंश्योरेंस हो सकता है। तो अगर हमने इंश्योरेंस करा रखा है इसका, तो क्या ट्रीटमेंट होगी वो हम देखते हैं। अब जैसे कि डैमेज अगर हमारा गुड्स होता है तो उसकी एंट्री हम क्या पास करते हैं, लॉस ऑफ गुड्स बाय थेफ्ट और फायर अकाउंट डेबिट 10,000 रुपये हमने एज्यूम कर लिया है, टू परचेज अकाउंट। परचेज को रिवर्स इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा लॉस ऑफ स्टॉक हो जाता है और हम गुड्स को फर्दर ट्रेड करके नहीं पैसे कमा रहे, तो हम परचेज को रिवर्स कर देते हैं 10,000 रुपये से। अब हमने क्या करा है, अब हमने गुड्स का इंश्योरेंस कराया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा डैमेज हुआ है, लॉस ऑफ स्टॉक हुआ है, इस अमाउंट को हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, इंश्योरेंस कंपनी के नाम पे। तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑफ गुड्स बाय थेफ्ट और फायर अकाउंट क्रेडिट, कितने से, 10,000 रुपए से। ये हो गया। थर्ड पॉइंट, अगर इंश्योरेंस कंपनी हमारा क्लेम पास कर देती है और हमें पूरा पैसा दे देती है, तो क्या एंट्री होगी, फिर एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी, कितना, 10,000 रुपए। अब यहां मैंने बैंक क्यों लिखा है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी कभी भी हमें पैसा कैश नहीं देती है, अब वो हमारे अकाउंट में ट्रांसफर करती है, इसलिए मैंने यहाँ कैश अकाउंट का यूज नहीं किया है। अब ये जरूरी नहीं कि हमने हमारा जितने का लॉस हुआ हो, इंश्योरेंस कंपनी ने हमें उतना ही क्लेम पास कर दिया हो। अगर सपोज 10,000 रुपए का हमारा लॉस हुआ है स्टॉक का, और कंपनी कहती है कि नहीं ये 10,000 की इसकी वर्थ नहीं, इसकी 7,000 की वर्थ है, हम आपको 7,000 रुपए ही देंगे, तो उस केस में यानी पार्शियली पेमेंट रिसीव के केस में क्या करेंगे, एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट और फायर। जो भी केस होगा, या तो वो चोरी हुई होगी या तो फिर वो फायर में जल गया होगा, आग से जल गया होगा। अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी। अगर 7,000 रुपये उन्होंने क्लेम पास किया है तो 7,000 से डेबिट करेंगे बैंक को, और 3,000 डेबिट करेंगे लॉस ऑफ स्टॉक को, और 10,000 रुपये से क्रेडिट कर देंगे किसको, इंश्योरेंस कंपनी को। ये हमारा केस था लॉस ऑफ गुड्स बाय थेफ्ट ऑफ फायर। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा परचेज एंड सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। जैसे परचेज की तो एंट्री हमने कर रखी है, बता दिया है मैंने कि अगर परचेज करते हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, अगर हमने क्रेडिट में परचेज किया है तो टू क्रेडिटर। अब अगर फिक्स्ड एसेट्स की हम सेल परचेज करते हैं तो क्या एंट्री होगी वो देखते हैं। फिक्स्ड एसेट्स को परचेज करते हैं तो क्या एंट्री इसके पास करेंगे, में फिक्स एसेट्स अकाउंट डेबिट, सपोज मान लेते हैं 50,000 है,
टू कैश अकाउंट या फिर बैंक अकाउंट को क्रेडिट करेंगे 50,000 में। या तो हमने कैश पेमेंट कैश में करी है या बैंक में करी है, किसी में भी कर सकते हैं, और जो भी किया है उसे क्रेडिट कर देंगे। अब बात आती है, ना हमने कैश में किया है ना हमने बैंक में थ्रू पेमेंट किया, हमने क्रेडिट परचेज किया है, तो यहाँ क्या होगा, टू सप्लायर्स अकाउंट। या हमने क्रेडिटर वर्ड का यूज नहीं किया, क्योंकि क्रेडिटर और डेटर हमेशा गुड्स परचेज और सेल के केस में यूज होते हैं। जब हम फिक्स्ड एसेट्स अगर परचेज कर रहे हैं तो वहां सप्लायर का नाम आता है, तो यहाँ पे जो भी सप्लायर होगा उनका नाम लिख देंगे। अगर हमने क्रेडिट में परचेज किया और इसे डेबिट कर देंगे कितने से, 50,000 रुपये से। ये मैंने और लिख दिया, या तो हमने पेमेंट करी होगी या हमने क्रेडिट बेस पे किया है, परचेज किया है। अब इनका मिक्सचर भी हो सकता है, जैसे हमने 30,000 पे कर दिया बैंक के थ्रू और 20,000 रुपये का हमने क्रेडिट ले लिया, तो फिर इस केस में क्या करेंगे, इस केस में हम करेंगे पेमेंट कैश को करेंगे 30,000 से और 20,000 से क्रेडिट कर देंगे सप्लायर अकाउंट को। तो ये हमारा परचेज का हो गया। अब देखते हैं सेल की एंट्री कैसे करेंगे। सेल की एंट्री करेंगे, सपोज अगर हमने कैश में परचेज किया है फिक्स्ड एसेट्स को, तो कैश अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट्स को क्रेडिट कर देंगे कितने से, 50,000 रुपए से। ये हमने एंट्री कर दिया। सपोज अब मैं कहूं हमने कैश परचेज नहीं किया है, हमने क्या किया है, क्रेडिट पे किया है, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा परचेजर अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट्स कितने से, 50,000 से। अब ये दोनों का मिक्सचर भी हो सकता है। सपोज मैं कहूँ 30,000 रुपये हमने पेमेंट कर दिया और 20,000 हमने क्या किया, 20,000 रुपये हमने क्रेडिट में दे दिया, तो 30,000 यहाँ क्या करेंगे, डेबिट करेंगे कैश को और 20,000 रुपये क्या कर देंगे, हम 20,000 रुपये कर देंगे डेबिट परचेजर को। अब यहाँ बात आती है कि अगर हमने कोई चीज़ सेल करी है तो उसमें प्रॉफिट या फिर लॉस भी तो होगा, प्रॉफिट और लॉस ज़रूर होगा। अगर सपोज इसकी वैल्यू फिक्स्ड एसेट्स की, यहाँ मेजर कर लेते हैं, कैश अकाउंट डेबिट 50,000 और इस फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू कितनी है, हमारी बुक्स में 52,000 रुपीज़ है, तो इस केस में हमें क्या हो गया, इस केस में हमें लॉस हो गया। तो लॉस को क्या करेंगे, हम डेबिट करेंगे लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स कितने से, 2,000 रुपये से, क्योंकि हमारे एसेट्स की वैल्यू कितनी थी, 52,000 रुपये, और हमने सेल कर दिया 50,000 रुपये में, तो 2,000 का हमें क्या हो गया, लॉस हो गया। तो हमने लॉस को डेबिट कर दिया, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है कि ऑल एक्सपेंस एंड लॉस आर डेबिट, ये कर दिया। अब सपोज 52,000 रुपये हमारा क्या है, फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू है, और हमने 55,000 रुपये में सेल कर दिया है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में होगा कैश अकाउंट डेबिट 55,000 रुपये टू फिक्स्ड एसेट्स 52,000 रुपये, क्योंकि हमारे फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू कितनी है, 52,000 रुपये है, और टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स कितना, 3,000 रुपये। ये हमारा हो गया प्रॉफिट के केस में, अगर हमें सेल करने से प्रॉफिट होता है, और ये हो गया हमारा लॉस अगर हमें लॉस होता है तो। अब बात करते हैं प्रॉफिट और लॉस हमने सेल के टाइम में क्यों देखा, जब परचेज कर रहे थे तब भी तो देख सकते थे। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि परचेज में हमें ना ही कोई लॉस होता है और ना ही कोई प्रॉफिट होता है।
अब एग्जांपल ले लेते हैं। मिस्टर ए ने मशीन खरीदी है 50,000 रुपये में और सेम मशीन खरीदी है मिस्टर बी ने 52,000 रुपये में। तो अब आप कहोगे मिस्टर बी को 2,000 रुपये का लॉस हो गया मिस्टर ए से देखें तो, क्योंकि मिस्टर ए ने 50,000 का लिया है, मिस्टर बी ने 52,000 रुपये का लिया है, तो मिस्टर बी को तो 2,000 का परचेज पे लॉस हो गया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ परचेज में कभी भी लॉस नहीं होता। हो सकता है ये 2,000 रुपये मशीन की डिमांड बढ़ने से हो सकता है टाइम इंटरवल की वजह से ये 2,000 रुपये एक्स्ट्रा मिस्टर बी को पे करने पड़े हो, या और भी कोई रीजन हो सकता है। बट इन शॉर्ट कहूँ तो परचेज पे कभी भी कोई लॉस नहीं होता। जब परचेज्ड आइटम को जब हम सेल करेंगे उस टाइम से प्रॉफिट और लॉस देखा जाता है, परचेज के टाइम में नहीं देखा जाता। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस नाम से ही दिख रहा है, आउट बाहर, स्टैंडिंग खड़ी है, यानी बाहर की पेमेंट हमें देनी है, अभी आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की एंट्री कैसे पास करेंगे? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब होता है एक्सपेंस हमने कर दिया है, इनकर्ड हो गया है, बट उसकी पेमेंट पेंडिंग है। तो एक्सपेंस को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे, क्योंकि एक्सपेंस क्या हो चुका है? इनकर्ड हो चुका है। तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू, अगर हमने पे कर दिया होता तो यहाँ क्या आता? कैश या बैंक आता। बट यहाँ पे क्या है? आउटस्टैंडिंग है, अभी हमने दिया नहीं है, तो हम क्या करेंगे? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट। ये क्या होता है? ये हमारा आउटस्टैंडिंग का जनरल एंट्रीज है। अब एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमने टेलीफोन बिल है, वो हम क्या करते हैं, अगर हमारा पोस्ट पेड प्लान है तो पहले हमारे पास बिल आता है, उसके बाद हम पेमेंट करते हैं। तो मंथ एंड के बाद जैसे ही हमारे पास बिल आता है तो हम एंट्री करेंगे टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, सपोज 5,000 का है, टू आउटस्टैंडिंग टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट 5,000 रुपीज से। अब हमने क्या किया? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को ड्यू कर दिया है हमने। जब हम इस एक्सपेंस की पेमेंट करेंगे तो क्या एंट्री करेंगे? पेमेंट जब हम करेंगे तो अब हम एक्सपेंस को डेबिट नहीं करेंगे, अब हम करेंगे आउटस्टैंडिंग टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 5,000 से टू कैश अकाउंट या फिर बैंक, जो भी हमारा पेमेंट का मोड होगा उसे हम क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। अब हम इसका ना देखते हैं कि नेट कंक्लूजन क्या होता है इस एंट्रीज का। जैसा कि यहाँ पे अगर हम कैश में पेमेंट कर देते ऑन द स्पॉट तो क्या एंट्री होनी चाहिए थी हमारी? तो एंट्री होनी चाहिए थी हमारी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश। तो हमारा क्या नेट में जब हम इसका कंक्लूजन निकालेंगे तो ये एंट्री हमारी आ रही है। आइए चेक करते हैं। आउटस्टैंडिंग कट गया हमारा, डेबिट और क्रेडिट क्रॉस हो गए हमारे। अब यहाँ पे जो नेट एंट्री बचती है वो बचती है टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश। यानी अगर हमारा हम ड्यू भी करते हैं तो पेमेंट करने के बाद जो नेट हमारी एंट्रीज बचती है वो ये चीज होती है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड का मतलब क्या है? पे कर दिया है हमने पहले, एक्सपेंस अकर्ड करने से होने से पहले ही हमने पेमेंट कर दिया है। तो इसकी एंट्री कैसे करेंगे? इसकी एंट्री करेंगे प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और अगर बैंक है तो बैंक अकाउंट। ये हमारी प्रीपेड की एंट्री होती है। अब एग्जांपल के तरीके समझते हैं। जब अगर हम इंश्योरेंस लेते हैं, इंश्योरेंस क्या होता है? हमारा प्रीपेड एक्सपेंस होता है, क्योंकि वो 1 साल के लिए वैलिड होता है।
जब 1 साल के लिए वैलिड होता है तो अभी हमने पेमेंट कर दी है, तो इसका क्या एंट्री होगा, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट या फिर कैश अकाउंट, जो भी हमारा पेमेंट का टर्म है। सपोज मान लेते हैं 20,000 की हमने क्या कर दिया, इंश्योरेंस करवाया है हमने। अब जब हम ये हमारा इंश्योरेंस ड्यू हो जाएगा, उस टाइम क्या हम एंट्री करेंगे, उस टाइम हम एंट्री करेंगे प्रीपेड को हमने यहाँ क्या किया हुआ है, डेबिट, तो प्रीपेड को हम यहाँ करेंगे क्रेडिट। और इंश्योरेंस हमारा क्या है, एक्सपेंस है, तो हम इंश्योरेंस एक्सपेंस को क्या करेंगे, हम डेबिट कर देंगे। तो इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट। इंश्योरेंस को डेबिट करेंगे जब इंश्योरेंस की वैलिडिटी कंप्लीट हो जाएगी, 1 साल पूरे हो जाएंगे, उस डेट को हम एंट्री पास करेंगे इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट 20,000 से, और यहाँ हमने डेबिट किया था प्रीपेड एक्सपेंस को, अब यहाँ हम कर देंगे क्रेडिट 20,000 रुपये से। ये हमारी प्रीपेड एक्सपेंस की एंट्री हो गई है कंप्लीट। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि हमारा है एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम का मतलब क्या होता है कि हमने इनकम को अर्न कर लिया है लेकिन उसकी पेमेंट अभी तक मिली नहीं है, इनकम हमारी ड्यू हो चुकी है, तो इसकी क्या हम एंट्री पास करेंगे, एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट। सपोज प्रोफेशनल फीस, मैं एक अकाउंटेंट हूँ और मैंने ABC लिमिटेड को सर्विस दी है और मैं मंथली 30,000 रुपीज़ चार्ज करता हूँ अपनी सर्विस के, तो मैं अपनी एंट्री अपनी बुक्स में क्या करूँगा, ये करूँगा एक्रूड प्रोफेशनल फीस अकाउंट डेबिट कितने से, 30,000 से, टू प्रोफेशनल फीस अकाउंट 30,000। ये मैंने इनकम को ड्यू कर दिया है। जब इस इनकम की मुझे पेमेंट रिसीव हो जाएगी, फिर मैं एंट्री क्या करूंगा, बैंक अकाउंट डेबिट 30,000 टू एक्रूड प्रोफेशनल फीस अकाउंट क्रेडिट कर दूंगा मैं 30,000 रुपये से। ये हो गई हमारी एक्रूड इनकम की एंट्रीज। अब हम देखते हैं इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया कि पहले इनकम अर्न करते हैं उसके बाद हमें रिसीव होता है, वैसे कुछ केसेस में हमें एडवांस भी तो मिल सकता है या हम एडवांस भी तो रिसीव कर सकते हैं। तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट 30,000 टू प्रोफेशनल फीस रिसीव्ड इन एडवांस। कितने से क्रेडिट करेंगे, 30,000 से। बैंक हमें पैसा मिला है इसलिए मैंने डेबिट किया है, और प्रोफेशनल फीस जो हमने रिसीव करी है ये हमारी लायबिलिटी है कि इतने रुपीस का हमें अभी सर्विस देना है, हमें ड्यू करना है। अब जब ये सर्विस ड्यू हो जाएगी तब एंट्री क्या करेंगे, तब हम एंट्री करेंगे, इसे हमने यहाँ पे क्रेडिट किया है तो हम इसे डेबिट कर देंगे, प्रोफेशनल फीस रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट डेबिट 30,000 से टू प्रोफेशनल फीस
अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, क्योंकि प्रोफेशनल फीस हमारी क्या है, इनकम है, इसलिए हम यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे। लास्ट नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है, डेप्रिसिएशन बेसिकली फिक्स एसेट्स पे चार्ज होता है। वो चार्ज इसलिए करते हैं क्योंकि जब हम मशीन को परचेज करते हैं तो उसकी एफिशिएंसी और कैपेसिटी अलग होती है, और जैसे जैसे हम उसे यूज़ करते हैं तो उसकी एफिशिएंसी क्या होती है, रिड्यूस होती रहती है। तो एक टाइम के बाद हमें क्या करना होता है, फिक्स एसेट्स को डिस्पोज ऑफ करना होता है, उसको रिप्लेस करना होता है। तो उस रिप्लेसमेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रोविज़न तैयार करते हैं कि नेक्स्ट टाइम जब हमें परचेज करने की ज़रूरत पड़े तो हमें फंड रेज करने की ज़रूरत ना पड़े, हम एक अलग से प्रोविज़न तैयार करें जिससे कि हम नेक्स्ट टाइम अपनी मशीन परचेज कर सकें। इस कारण से हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं फिक्स एसेट्स के ऊपर। इसकी एंट्री क्या होती है, इसकी एंट्री होती है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट्स। ये होती है डेप्रिसिएशन की एंट्री। सपोज हमने मशीन खरीदी है 50,000 रुपये की और इस पे 10% हमें क्या करना है, डेप्रिसिएशन लगाना है हर साल, क्योंकि इस मशीन की हमने वैल्यू मानी है, लाइफ मान ली है कि ये मशीन हमारी 10 साल चलेगी, और हमने इसलिए 10% का प्रोविज़न हमें बनाना है। तो हम एंट्री क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। 50,000 का 10% कितना होता है, ये होता है आपका 5,000। तो डेप्रिसिएशन को आप डेबिट करोगे 5,000 से और मशीन को रिड्यूस करोगे आप 5,000 रुपये से। तो ये क्लास हमारी यहीं कंप्लीट होती है। अगर मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगता है, मेरी मेहनत आपको अच्छी लग रही है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और एक वीडियो में सारी चीज़ें को कवर करना थोड़ा पॉसिबल नहीं होता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, कोई भी पॉइंट रह गया हो या आपको डिस्कस करना हो या कोई क्वेश्चन सॉल्व कराना हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, या फिर आप मुझे इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे आप मुझे स्क्रीनशॉट फोटो खींच के भेज सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि उस क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी सॉल्व करके आप तक पहुँचाने का। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।